अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कह रहे थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया था। अब इंट्रोडक्शन और रिसेप्टर्स थोड़े बहुत रहते हैं, वो बाद में कंप्लीट करेंगे। जो आज का टॉपिक है दैट इज़ कोलिनोमाइमेटिक्स। दीज आर बेसिकली ड्रग्स जो कि एसिटाइल कोलिन को मिमिक करती हैं, यानी उसका बॉडी में जो एक्शन है वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कराना। तो ये उसको मिमिक करती हैं, यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को एनहांस करती हैं। आपने सिंपल ये समझना है। तो बेसिकली वेट ओके। सो कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स, इनको कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। ये क्या करती हैं कि ये मैंने आपको भी बताया कि एसिटाइल कोलिन को मिमिक करेंगी और उसकी एक्टिविटी जो बॉडी में है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, उसको एनहांस करेंगी। कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स दो तरह की होती हैं। उनकी क्लासिफिकेशन और सारी डिटेल्स करने से पहले पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की जो एक्टिविटी नॉर्मल होती है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो हमें पता है रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल जो एक्टिविटी होती है वो आप लोग देख लें गौर से। सबसे पहले क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, हम डिफरेंट ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले अगर हम आई की बात करें, आई के अंदर दो चीज़ें हैं, एक प्यूपिल का मसल हो जाएगा और दूसरा कौन सा मसल होता है, वो मसल जो एकोमोडेशन करता है, दैट इज़ सिलरी मसल, ठीक है। तो एक हमारे पास प्यूपिल का मसल है जो कि स्फिंक्टर प्यूपिल ही है या सर्कुलर मसल है, और दूसरा है सिलरी मसल। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन दोनों को एक्टिवेट कराता है, और जो सर्कुलर ये स्फिंक्टर प्यूपिल है वो प्यूपिल को डायलेट करा देगा, नंबर वन। तो आपने याद रखना है कि आई पे इसका क्या एक्शन होगा। नंबर वन, इट कॉजेज दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, मैंने डायलेशन बोल दिया था। इट कॉजेज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, नंबर वन। और नंबर टू, सीलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं जिसकी वजह से नियर विजन की कॉम्बिनेशन होती है। तो ये सीधी सी बात हो गई कि पैरासिम्पैथेटिक का आई पे क्या एक्शन होगा, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन नंबर वन, एंड नंबर टू अकोमोडेशन फॉर नियर विजन। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि ये दो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। फिर हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट पे ऑब्वियसली हमें पता है कि हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट रेट और वो सब डिक्रीज़ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी डिक्रीज़ होगी प्लस हार्ट रेट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और जिस ये रिसेप्टर के थ्रू होता है दैट इज़ M2 रिसेप्टर, वेयर एज बाकी जहाँ जितने भी रिसेप्टर हैं वो M3 मोस्ट ऑफ द टाइम्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स के ऊपर ये बात इंपॉर्टेंट है, ब्लड वेसल्स के ऊपर डायरेक्टली रिसेप्टर्स नहीं प्रेजेंट होते, ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते। एसिटाइलकोलिन जो है ये ब्लड वेसल्स पे जाके वेजोडाइलेशन करा सकती है बट नॉट थ्रू द रिसेप्टर्स, ये मैकेनिज्म नहीं होता, वो मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, वो बाद में करेंगे। लेकिन इतना बात आपने याद रखनी है कि ब्लड वेसल्स पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या कराएगा, वेजोडाइलेशन कराएगा, बट ये डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं होता। यानी जो डायरेक्ट मैकेनिज्म क्या है कि रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी और वेजोडाइलेशन कराएगी, तो यहाँ पे रिसेप्टर बाइंडिंग नहीं होती, ब्लड वेसल्स पे एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। और फिर उसके बाद अगर हम ब्रोंकाई की बात करें, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, तो ये हमें पता है कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराती है, ठीक है। और इसीलिए एस्थमा में इसके हम एंटागोनिस्ट देंगे। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या कराता है, वो ब्रोंको डायलेशन कराता है। अब आप इमेजिन करें जब सिंपैथेटिक है, हमें बहुत ज़्यादा कोई रन करने की ज़रूरत है, तो उस वक्त रेस्पिरेटरी सिस्टम भी तो ज़्यादा काम लेता है ना, हम ज़्यादा सांस ले रहे होते हैं, तो ब्रोंको डायलेशन होती है सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है पैरासिम्पैथेटिक के। अभी हम सिर्फ काम रिवाइज कर रहे हैं, ड्रग्स पे नहीं अभी मैं आई। फिर उसके बाद जीआईटी, और ये सब हमें पता है कि जीआईटी में सिक्रेशंस को भी बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा, स्फिंक्टर्स को ये रिलैक्स कराएगा, यानी ये है कि उसने मोटिलिटी को एनहांस कर देना। अगर हम यूरिनरी सिस्टम की तरफ जाएँ तो उधर भी ये सब चीज़ें होंगी, स्फिंक्टर्स रिलैक्स होंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास सिक्रेशंस में इजाफा हो जाएगा। फिर अगर स्किन की बात करें, स्किन के अंदर मतलब एज सच उसका इतना रोल नहीं है, और बाकी भी यही है कि उन्होंने मेटाबॉलिक फंक्शंस में भी लिखा हुआ है कि सारी सिक्रीशंस जो हैं उसमें भी इतना उसका रोल नहीं, जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं लाइक हार्मोनल लेवल पे उसमें इतना फंक्शन नहीं है, लेकिन जो सिक्रीशंस बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं लाइक स्लाइवा और वो सब, उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट करा देता है। तो अगर मैं आपको एक समरी में सिर्फ आपको बताऊं तो मेन चीज़ें जो आपने याद रखनी है वो क्या है। सबसे पहले आई के अंदर इसने प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, नंबर टू अकोमोडेशन फॉर नियर विजन करानी है, नंबर टू पे अगर हम हार्ट की बात करें तो उसको डिक्रीज़ करा देगा, उसकी एक्टिविटी ब्लड वेसल्स में वेजो डायलेशन कराता है बट डायरेक्ट एक्शन इसका नहीं होता। ब्रोंकाई के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराएगा, जीआईटी यूरिनरी सिस्टम सब के अंदर सिक्रीशंस को एनहांस कर देगा, प्लस जो मोटिलिटी है उसको भी बढ़ा देगा। तो ये मेन चीज़ें थी हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। अब ये देखिए ये ज़्यादा अच्छा एक लिखा हुआ है समरी, और इसके अंदर क्या उसने लिखा है कि आई के अंदर दो मसल्स पे एक्शन होता है, स्फिंक्टर एंड सिलरी मसल्स। स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो मियोसिस हो जाएगी, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, एंड नंबर टू अकोमोडेशन फॉर नियर वेन, ठीक हो गया। हार्ट के अंदर डिक्रीज़ कराएगा, हार्ट रेट मोटिलिटी वो सबको डिक्रीज़ कराएगा, लंग्स के अंदर सिक्रेशंस को बढ़ा देगा सब, प्लस ब्रोंकोस्पैज्म या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराएगा। जीआईटी के अंदर मोटिलिटी को बढ़ाएगा, सिक्रेशंस को बढ़ा देगा, ठीक है। ब्लैडर के अंदर क्या कराएगा, ब्लैडर के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, ये बात हमने कर ली। हर जगह पे स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कराएगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, और ग्लैंड्स के अंदर सिक्रेशंस बढ़ जाएंगे। ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं।
ब्लड वेसल्स का मैंने आपको बताया कि इसने वेजो डायलेशन करानी है, डायलेशन करानी है, उन्होंने लिखा भी हुआ है, लेकिन थ्रू रिसेप्टर मैकेनिज्म नहीं। यानी एक होता है ना कि ये रिसेप्टर है, यहाँ पे आके एसिटाइलकोलिन बाइंड हुई और अंदर वेजो डायलेशन, ऐसा नहीं होगा। एक मैकेनिज्म अलग है कि एसिटाइलकोलिन सेल के अंदर जाएगी और वहाँ पे जाके नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ कराएगी या फिर एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, ये एक चीज़ है, ठीक है। वी एन नाइट्रिक ऑक्साइड दो चीज़ों से हो सकती है वेजोडाइलेशन, या तो एसिटाइलकोलिन नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ कराएगी, वो वेजोडाइलेट कराएगा अपने मैकेनिज्म के थ्रू, या फिर एंडोथेलियल डिराइव रिलैक्सिंग फैक्टर ये रिलीज होगा जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होगी। जो ये वाला मैकेनिज्म है ना, ये मतलब नो इनर्वेशन, ये आपने याद रखना कि डायरेक्ट रिसेप्टर के थ्रू नहीं होता। सो दिस इज़ अ समरी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन जनरल। अब हम ड्रग्स की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि एसिटाइलकोलिन बॉडी में क्या करी। अब अगर हमने कोलिनोमाइमेटिक्स देनी है तो ये वो सारी ड्रग्स हैं जिन्होंने इन एक्शंस को एनहांस करना है। हमें इन ड्रग्स की क्या ज़रूरत है। अब आप देखें कि हमें कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर जैसे ग्लूकोमा है, ठीक है, ग्लूकोमा के अंदर आई का प्रेशर इंक्रीज़ होता है और हमें प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है, हम चाहते हैं कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करे, तो उसके अंदर ग्लूकोमा के अंदर ये कोलिनोमाइमेटिक्स बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। इसके अलावा जो ड्रग है माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर ये दी जाती हैं। और अगर कहीं भी कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर सिक्रीशंस बहुत कम हो गई हैं, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ है, तो उसके अंदर हम ये वाली ड्रग्स दे सकते हैं। तो अब ड्रग्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले तो कोलिनोमाइमेटिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टली एक्टिंग क्या होंगी, डायरेक्टली एक्टिंग का मतलब है कि वो जाके रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, ठीक है, कि हमने ऐसी ड्रग दी जो एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर लगा हुआ है सेल के अंदर, मस्करेनिक रिसेप्टर जो हम पढ़ते हैं, और निकोटीन। एसिटाइलकोलिन के आपको पता होगा दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। एसिटाइलकोलिन इसके ये दो तरह के रिसेप्टर्स पे बाइंड कर सकती है। नंबर 1 मस्करेनिक रिसेप्टर्स एंड नंबर 2 निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो जौन सी ड्रग्स या तो मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी या निकोटिनिक पे, वो दोनों की दोनों क्या होंगी, वो वाली ड्रग्स को हम कहते हैं डायरेक्टली एक्टिंग। वेयरएज जो ड्रग्स रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं कर रही, वो क्या कर रही हैं, वो कोई ना कोई मैकेनिज्म लगा कर एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा रही हैं, तो वो इनडायरेक्टली एक्टिंग है, ठीक है। एक खुद जाके रिसेप्टर पे लग रही है, एक एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा रही है कि वो खुद ही अपना काम करे, ठीक। अब जो सी ड्रग्स एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ाती हैं वो इनडायरेक्टली एक्टिंग होती हैं। वो कौन सी होती हैं, वो आमतौर पे एंटी कोलिनेस्टरेज होती हैं, यानी जो एंजाइम एसिटाइलकोलिन को ब्रेक कर रहा होता है, ये वो वाली ड्रग्स उसको जाके इनहिबिट कर देती हैं। तो एंटी कोलिनेस्टरेज की वजह से एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, अब हम ड्रग्स को मज़ीद देखते हैं। सबसे पहले कोलिनोमाइमेटिक्स में लिखा हुआ है डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग फर्दर दो तरह की होती हैं, या तो मस्करेनिक होंगी या निकोटिनिक। लाइक आइदर वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे या फिर जाकर निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे। मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड कर रही हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो स्ट्रक्चर है वो एसिटाइलकोलिन से सिमिलर होगा, तभी तो वो सेम रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है ना। तो हम उसे कहते हैं कि एसिटाइलकोलिन खुद भी एक कोलिन एस्टर है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन क्या है, कोलिन एस्टर। एस्टर यानी बॉन्ड बना होता है बिटवीन एसिटाइल एंड कोलिन। तो हमने कहना है कि जो डायरेक्टली एक्टिंग मस्करेनिक हैं उनको हमने फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई किया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। नंबर 1 कोलिन एस्टर्स, ठीक है, यानी जिसके साथ कोलिन के साथ एस्टर बॉन्ड बना हुआ है। नंबर 2 एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स यानी जो एल्कली वाली OH और बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो कोलिन एस्टर्स आर फर्दर क्लासीफाइड नहीं, मतलब उसमें फर्दर ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं। तो ABC से आप बेशक याद रख लें, ABC, ए फॉर एसिटाइलकोलिन, B फॉर बथानिकोल, कार्बाकोल एंड मेथाकोलिन, ठीक। A फॉर एसिटाइलकोलिन, बथानिकोल, कार्बाकोल एंड मेथाकोलिन, ये चारों ड्रग्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद एल्कोलॉइड्स के अंदर आती हैं मस्करीन और पाइलोकार्पिन। अब ये पाइलोकार्पिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी ड्रग्स क्या हैं, ये आपने याद रखनी है। ये मेनली जाके मस्करीनिक रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं। निकोटिनिक पे भी होता है काम, लेकिन मेनली मस्करीनिक पे एक्ट करती हैं और डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं। फिर उसके बाद निकोटिनिक की अगर हम बात करें तो इसमें वेरानिसिलिन एक ड्रग आती है, ठीक है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करती है, इसकी डिटेल्स बाद में करेंगे। और इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग्स होती हैं। तो इसको अभी रिवाइज़ करते हैं, अभी आप आगे देखें इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स को। अभी इसमें ना हम सिर्फ क्लासिफिकेशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, आगे डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग में आपको मैंने बताया कि ये वो ड्रग्स होती हैं जो एंटी कोलिनेस्टरेज एंजाइम को, ठीक है, ये वाली जो एंजाइम है, कोलिनेस्टरेज एक एंजाइम होता है, ये जाके उसको इनहिबिट कर देती हैं। सो दीज ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग्स, ठीक। अब एंजाइम है उसके साथ ये बाइंड करें, उसको इनहिबिट करें। अब इनहिबिशन हमें पता है दो तरह की होती है, या तो वो रिवर्सिबल बाइंड करेंगे या इरिवर्सिबल करेंगे। तो रिवर्सिबल को फर्दर हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट आर अल्कोहल्स एंड कार्बामेट्स। अल्कोहल एंड कार्बामेट, अल्कोहल के अंदर एड्रोफोनियम आती है, ये एक ही है, ठीक है, अल्कोहल के अंदर एड्रोफोनियम आती है। और उसके बाद जो कार्बामेट्स हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं टर्शरी और क्वाटर्नरी।
मतलब अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो बस एक दफ़ा सुन लें, आहिस्ता आहिस्ता जब सारी ड्रग्स करेंगे तो इंशाल्लाह तब तक हो जाएगा। एक समरी में इसी तरह होता है कि काफ़ी सारी ड्रग्स आ जाती हैं। खैर, कार्बामेट्स के अंदर 2 तरह की ड्रग्स आती हैं, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमीन्स। टर्शियरी अमीन है फाइज़ोसिस्टीन, ठीक है, टर्शियरी अमीन क्या है, फाइज़ोस्टिग्मीन। एंड क्वाटरनरी अमीन में 2 चीज़ें आती हैं, नियोस्टिग्मीन एंड पायरिडोस्टिग्मीन। ये भी सारा रिवाइज़ करेंगे अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। और इरिवर्सिबल में हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ये क्या करते हैं, ये इरिवर्सिबली हमारा जो एंजाइम है कोलिनेस्ट्रेज उसको इनहिबिट कर देते हैं। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ये मतलब वॉर्स में भी यूज़ किए जाते हैं और ये काफ़ी डेंजरस है और ये इंसेक्टिसाइड्स वगैरह में यूज़ करते हैं, यानी इनसे डेथ हो सकती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में 3 तरह के ड्रग्स लिखी हुई हैं मैंने, इकोथायोफेट, पैराथायोन एंड सेरिन। क्या क्या लिखा हुआ है, इकोथायोफेट, पैराथायोन एंड सेरिन। इसमें से आपने याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ ये जो इकोथायोफेट लिखा हुआ है ये क्लिनिकली यूज़ हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनोफॉस्फेट ऐसा नहीं है जो क्लिनिकली हम मेडिसिन में यूज़ कर सकें, ठीक है। बाकी नर्व गैसेज हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इस तरह के कामों के लिए यूज़ होते हैं, मेडिसिन में यूज़ नहीं हम करते। तो ये अब हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं और फिर उसके बाद आगे मैं आपको एक एक ड्रग करके एक्सप्लेन करूँगी। तो मेन क्लासिफिकेशन ये है कि कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, दे क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग, ठीक है। जो डायरेक्टली एक्टिंग है उसने जाकर डायरेक्ट किस पे काम करना है, रिसेप्टर्स पे। और 2 तरह के रिसेप्टर्स हैं, मस्करीनिक और निकोटिनिक। मस्करीनिक पे जो काम करती हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर इनटू कोलिन एस्टर्स एंड एल्कलॉइड्स, ठीक है। एस्टर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि एसिटाइल कोलिन खुद आती है, बथेनिकोल, कार्बाकोल, मेथाकोलिन, ये 4 ड्रग्स आप याद कर लें। एल्कलॉइड के अंदर पाइलोकार्पिन आ जाएगी, ठीक है। मस्करीन भी एक ड्रग है, वो आ जाएगी। निकोटिनिक डायरेक्टली एक्टिंग एक वेरेनिसिलिन, ये मैंने लिखी हुई है, वेरेनिसिलिन यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद इनडायरेक्टली एक्टिंग की हमने बात स्टार्ट की। इनडायरेक्टली एक्टिंग को 3 में डिवाइड किया गया, अल्कोहल्स, सॉरी पहले 2 में आपने डिवाइड करने, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल है उसको फर्दर 2 में डिवाइड किया, अल्कोहल्स एंड कार्बामेट्स। अल्कोहल के अंदर आ जाती है एड्रोफोनियम, ठीक है। और कार्बामेट्स के अंदर क्या आते हैं, टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी में आएगा फाइसोस्टिग्मीन और क्वाटरनरी में क्या आएगा, नियोस्टिग्मीन एंड पैरिडोस्टिग्मीन। और इरिवर्सिबल के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं, दे आर इकोथायोफेट, पैराथायोन एंड सेरिन। तो ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज